नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं और आप पहले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं या पहले पेपर का एग्जाम देने जाते हैं और अगर उससे पहले आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा, क्योंकि इसमें हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कम से कम 20 लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास रहेगा। तीव्र गति से बारीकी के साथ हर एक पहलू पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस बी फिफ्थ सेमेस्टर के पहले पेपर में आपको पढ़ना होता है तुलनात्मक राजनीति के बारे में या तुलनात्मक सरकार और राजनीति के बारे में, यानी कि विभिन्न देशों के संविधान। बेसिकली आप देखते हैं कई देशों के संविधान के बारे में, जैसे यूके के संविधान, यूएसए यानी अमेरिका का संविधान, चाइना का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान। इन 4 देशों के संविधान के बारे में आपको जानना होता है, वहां की विशेषताओं के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ में तुलनात्मक सरकार किसे कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति क्या क्या होती है, इन सभी के बारे में आपसे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चर्चा करेंगे हम मॉडल पेपर के बारे में। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स 2026-27 का मॉडल पेपर होगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। हालांकि इनको भी मैंने दीर्घ उत्तरीय टाइप का ही लिख रखा है। कम से कम 300 शब्दों के क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, यानी कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय किसी में भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से लिख पाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न महोदय, पहला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या अर्थ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ होता है दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनात्मक जांच परख करना। यानी कि जो विभिन्न देशों की, दुनिया के विभिन्न जो देश हैं, उन देश में सरकार कैसी है, सरकार कैसे चलती है और राजनीतिक व्यवस्था वहाँ की कैसी है। उन राजनीतिक यानी किसकी अच्छी व्यवस्था है, किसकी थोड़ी सी डाउन व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है, कौन सी व्यवस्था सबसे बेकार है, इसी के बीच में तुलना करनी होती है विशेषताओं पर। यह केवल तथ्यों का संग्रह नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि विभिन्न प्रणालियां कैसे काम करती हैं और क्यों भिन्न भिन्न है, क्यों अलग है, और कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किस स्थिति में कौन सी राज्य प्रणाली अपनाएं जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो इसके लिए जानकारी जो है देती हैं। बेसिकली ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा तुलनात्मक राजनीति का? तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य होता है राजनीतिक व्यवहार, यानी कि पॉलिटिकल बिहेवियर, और संस्थाएं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे कि संसद कैसी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन सभी के बारे में सामान्य सिद्धांत बनाना होता है, ताकि सभी देशों की चीजों को पढ़ने के बाद में हम यह जान पाए कि किस देश के संविधान में कैसे कैसी व्यवस्था है, एक अपनी व्यवस्था भी बना पाए। तुलना करके हम समझ पाते हैं कि एक देश में सफल नीति दूसरे देश में विफल क्यों हो जाती है। यानी कि एक ही नीति किसी एक देश में सफल रहती है और वही नीति जब हम किसी दूसरे देश में लागू करते हैं तो विफल हो जाती है। तो आखिरकार उसका क्या कारण है कि वही नीति अलग अलग देशों में जो है किसी देश में सफल, किसी देश में विफल हो जाती है, इसके पीछे क्या है। इसी पीछे के कारण को जानने के लिए राजनीति में बेसिकली आपका ये टॉपिक होता है, जिसमें आप तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं, क्योंकि वहां की सिचुएशन कुछ और होगी जहां पर सफल होगा, और जहां पर असफल होगा वहां की परिस्थितियां कुछ अलग होंगी। इसी परिस्थितियों के खेल के रूप में ही आप देखते हैं इसमें तुलना करनी पड़ती है विभिन्न देशों से। यह राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है। पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स होती है, क्या करने का, पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है, विभिन्न देशों की जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं कैसी हैं, उनको समझने का क्या होता है, एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है। तो ये होगा तुलनात्मक राजनीति। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, ऐसे आपको लिख देना, आराम से नंबर अच्छा मिलेगा। दूसरा प्रश्न उदार लोकतंत्र, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं अंग्रेजी में। उदार लोकतंत्र को क्या कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, बताइए। लिबरल डेमोक्रेसी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उदार लोकतंत्र, देखिए उदार लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी वह व्यवस्था है जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मतलब क्या होता है, जैसे जनता ने सांसदों को चुन करके भेजा है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब शासन करते हैं तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका उदार लोकतंत्र, जहां पर जनता के द्वारा चुने गए। जैसे कि हम लोग जनता हैं
और हम चुन करके किसको संसद में भेजते हैं, अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को, अपने क्षेत्र के विधायकों को हम विधायकों को विधानसभाओं में भेजते हैं, सांसदों को हम लोग जो है संसद भवन में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं। क्लियर? तो जहां जनता यानी कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है उदार लोकतंत्र, जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं और यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती है। किस पर? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, यानी कि पर्सनल जो है स्वतंत्रता की बात करती है, यानी कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति को भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे कि पहली विशेषता लिखिएगा, पहली विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। नियमित रूप से चुनाव होते हैं उदार लोकतंत्र में, जहां सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है, यानी कि सभी देश के नागरिक वोट डालते हैं। क्लियर? इसके अलावा कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, सभी नागरिक यहां तक कि शासक भी कानून के अधीन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कानून के हिसाब से सभी लोग जो है कानून के दायरे में ही आते, कानून से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता है उदार लोकतंत्र में, लिबरल डेमोक्रेसी में। सॉरी। उसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताएं, जैसे कि नागरिकों को, लिबरल डेमोक्रेसी वाले देश में नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि भाषण देने की स्वतंत्रता, कहीं पर बोलने चालने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसकी गारंटी भी दी जाती है संविधान के द्वारा। तो जैसे कि ये होता है उदार लोकतंत्र। बहुदलीय प्रणाली होती है उदार लोकतंत्र में, यानी कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर आप देखते हैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, तमाम प्रकार की पार्टियां हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां होती, उन्हीं को चुनाव लड़ने की अनुमति होती है, वो पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई एक पार्टी जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है, और इस तरीके से जनता के बीच में 5 साल तक जो है वो फिर से काम करती है, और अगला अगर अच्छा काम करती है तो फिर वो दोबारा से बन जाएगी, जनता चुनेगी। अगर अच्छा काम नहीं करती है तो जनता उसको हरवा देगी। ठीक है, बिहार का चुनाव आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में, विधानसभा का चुनाव। अगला प्रश्न, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और उदार लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी के बीच क्या संबंध है? पूंजीवाद, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, पूंजीपतियों के हाथ में निजी स्वामित्व हो जाता है, उत्पत्ति के, उत्पादन के साधनों पर आप देखते हैं निजी शासन हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि निजी शासन का तात्पर्य है निजी स्वामित्व हो जाता है चीजों पर, और व्यक्ति जो होता है वो खुद ही चीजों को किया करता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हमने समझा। तो पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध के बारे में पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है और उदार लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली है। क्या क्या होता है? उदार लोकतंत्र एक प्रणाली होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो पूंजीवाद क्या है? आर्थिक प्रणाली है, और उदार लोकतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली है। दोनों अक्सर साथ साथ चलते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? पूंजीवाद की बात की है तो बाजार अर्थव्यवस्था और निजी संपत्ति जो होती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। जैसे उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसी व्यक्ति का पर्सनल चीजें होती हैं और वह जो होता है उसका मालिक होता है। अब जनता उससे कितनी खुश है, कितनी खुश नहीं है, ये बात अलग की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। निजी स्वामित्व क्या होता है? निजी माने होता है पर्सनल, जैसे कि जो है चाहे स्कूल होगा या बस होगा, ये सब प्राइवेट हो जाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? चाहे बस होगा, स्कूल होगी, सब सरकारी हो, मतलब कि सब क्या हो जाएंगे? सब प्राइवेट हो जाएंगे। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर क्या होता है? सारी चीजें सरकार की होंगी। ठीक है, उत्पत्ति के, उत्पादन के साधनों पर सरकार का पूरा हक होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं,
सभी लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, कल की परीक्षा में यही सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो पूंजीवाद क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था और निजी संपत्ति होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है, जो उदार लोकतंत्र का मूल तत्व होता है। यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी में एक मूल तत्व के रूप में लोकतंत्र काम करता है। सॉरी, उदार लोकतंत्र में ये पूंजीवाद एक मूल तत्व के रूप में काम करता है। पूंजीवाद मानता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि सरकार हर मुद्दों पर जो है हस्तक्षेप ना करे, जिससे व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। व्यक्ति जो होता है खुद एक कोई, जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी चीजें हरदम ना हो, हर चीज सरकारी ही ना हो, ठीक है, प्राइवेट भी हो, ठीक है। तो प्राइवेटी मतलब कि जो निजीकरण जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो वही चीज है प्राइवेटेशन। यह संबंध दर्शाता है कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं एक दूसरे को मजबूत करती हैं। हालांकि पूंजीवाद के कारण उत्पन्न हुई असमानता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन जाती है, ठीक है। पूंजीवाद के कारण से जो समस्या असमानता उत्पन्न होती है, किसमें? जनता के में। पूंजीवाद में क्या होता है? अमीर बहुत अमीर होता चला जाता है और गरीब जो होता है बहुत गरीब होता चला जाता है। लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन जाती है यही चीज कि असमानता फैल जाती है। जबकि लोकतंत्र क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। अतः आप देख पाते होंगे यहाँ पर उदार लोकतंत्र जरूर जो है, उदार लोकतंत्र जरूर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक मूल तत्व है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर संपूर्णता की दृष्टि से देखें उसमें कमियां भी रहती है, और वो कमी क्या है कि असमानता फैल जाती है, जिससे समाज में चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, समाजवादी राज्य यानी कि सोशल या सोशलिस्ट स्टेट में राज्य की कार्यप्रणाली किस प्रकार भिन्न होती है? तो जो समाजवादी राज्य होता है उसकी अगर बात की जाए तो समाजवादी राज्य वह व्यवस्था होती है जहां उत्पादन के मुख्य साधन जैसे कि कारखाने, जमीन व्यक्तिगत स्वामित्व के बजाय राज्य के नियंत्रण में होते हैं, यानी कि देश का कब्जा होता है। जैसे चाहे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे प्राइवेट बस चलता है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट सब कुछ है, प्राइवेट ट्रेन है, प्राइवेट एरोप्लेन है, सब कुछ प्राइवेट है। तो इसका मतलब है कि वह देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लागू मतलब कि चल रहा है। अब आपके यहाँ पे मान लेते हैं सरकारी प्लेन है, सरकारी ट्रेन चलती है, सरकारी विद्यालय है, सब कुछ सरकारी है, सरकारी बस है। तो ऐसे में आप मान लीजिए कि आपकी जो व्यवस्था है देश की वो कैसी है? समाजवादी व्यवस्था है, ठीक है। और अगर दोनों चलती है तो मिश्रित है। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत में क्या है? पूंजीवादी समाजवादी दोनों है। क्योंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, सरकारी यूनिवर्सिटी भी, प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट ट्रेन भी है, सरकारी ट्रेन भी है, प्राइवेट जेट विमान होते हैं और सरकारी विमान भी होते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी राज्य वह व्यवस्था है जहां उत्पादन के मुख्य साधन जैसे कारखाने, जमीन, ये व्यक्तिगत स्वामित्व की बजाय राज्य यानी कि देश के नियंत्रण में होते हैं। यहाँ राज्य की कार्यप्रणाली, राज्य माने होता देश, यहाँ पर राज्य की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर होती है। यहाँ पर जनता का एक प्रकार से कल्याण करने के लिए सरकारें काम करती हैं और जनता का सरकार में बराबर का हिस्सेदारी होती है। केंद्रीय नियोजन, राज्य अर्थव्यवस्था को केंद्रीय रूप से नियोजित करता है ताकि सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, ठीक है। असमानता कम करना, समाजवाद में क्या होता है? असमानता कम होती है। राज्य का उद्देश्य होता है धन के वितरण में समानता लाना, ताकि जिसके पास ज्यादा धन है उनसे टैक्स लेकर के जिसके पास कम धन है उनके लिए योजनाएं लागू की जाए। गरीबी को समाप्त करना समाजवाद का उद्देश्य है, ठीक है। समाजवादी राज्य में व्यक्तिगत लाभ की बजाय सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि सामूहिक हित यहाँ पर बढ़ जाता है बजाय किसके? व्यक्तिगत लाभ के। जबकि पूंजीपति में क्या होता है? व्यक्तिगत लाभ होता है, समाज का हित उसमें नहीं शामिल होता है, ठीक है। समाज कैसा भी रहे लेकिन व्यक्ति मतलब कि पूंजीपति का मतलब जो पूंजीपति जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा करके अमीर बन जाता है और जिसके पास पैसा नहीं वो गरीब होता चला जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है बी उपनिवेशीकरण, जिसको आप कह सकते हैं डी कोलोनाइजेशन। बी उपनिवेशीकरण का क्या अर्थ है? विकासशील दुनिया में इसका क्या महत्व रहा है? बी औपनिवेशीकरण का अर्थ होता है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों, इन क्षेत्रों की प्रक्रिया। लैटिन माने होता दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन क्षेत्रों की प्रक्रिया जहां उन्होंने यूरोपीय शक्तियों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस के औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की हो,
उसी को बी औपनिवेशिक देश कहते हैं। बी औपनिवेशिक मतलब कि अभी इसने, मतलब कि जैसे भारत पर कब्जा किसका था, ब्रिटेन का था, 200 वर्षों तक उसने शासन किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसी किसी देशों पर फ्रांस का कब्जा था, किसी पर ब्रिटेन का कब्जा था। तो ऐसे में जितने भी देश यूरोपीय कंट्रीज के अंडर में रहे, उन सभी देशों को बी औपनिवेशिक देश कहते हैं, जो कि अब उनके चंगुल से निकल चुके हैं। ठीक है, अगर उनके चंगुल में जकड़े हैं तब तक औपनिवेशिक शासन है में है, उनके अंदर में काम कर रहे हैं। अब उनको चूंकि आजादी मिल गई हम लोगों को, तो हम लोग बी औपनिवेशिक देश हो गए। ठीक है, विकासशील दुनिया में इनका क्या महत्व रहा, इसको समझते हैं। देखिए, संप्रभुता की प्राप्ति। संप्रभुता की प्राप्ति, इन देशों ने अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी हासिल की। यानी कि इनके सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है कि अपने विचार जो देश चाहेगा वो देश का सरकार करेगा। ब्रिटेन से हम पूछने नहीं जाएंगे या फ्रांस से हम पूछने नहीं जाएंगे कि आपने हम पर शासन किया था तो अब हम कोई काम करें तो आपसे पूछ करके करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। संप्रभुता माने होता है कि देश आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, उस पर किसी दूसरे का जो है बस न चले, कोई दूसरा हमारे देश को गाइडलाइन ना करे। ठीक है, अपना फैसला खुद ही जो है लेगा। जैसे मोदी जी है, अपने फैसले खुद लेते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पूछते नहीं। अपने भाग्य का फैसला खुद करने लगे जो जितने भी देश थे। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण, बी औपनिवेशीकरण ने इन क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया। क्योंकि आप देखते हैं भारत में छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, राजा महाराजा थे। अब उन सभी को मिलाकर के एक भारत जैसा अखंड देश तैयार हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए राज्यों की संख्या में भारी वृद्धि करी। क्योंकि जहां जहां पर भी कब्जा था, जब ये लोग गए तो तमाम बंटवारा करवा कर, चूंकि फूट डालो राज करो की नीति थी, दो धर्मों को लड़वा करके अपना जो है मलाई काट लेते थे अंग्रेज लोग। यही सब चीजें हुआ करती थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, विकासशील विश्व यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड में राज्य की भूमिका का सामान्य स्वरूप क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, राज्य की भूमिका का सामान्य स्वरूप क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका का अक्सर विकसित देशों की तुलना में अधिक सक्रिय और हस्तक्षेपकारी होती है। विकासशील विश्व में राज्य की जो भूमिका होती है अक्सर विकसित देशों की तुलना में अधिक सक्रिय और हस्तक्षेपकारी होती है, मतलब कि ज्यादा भाग देती है। तो विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश होते हैं वो, उसमें राज्य की भूमिका जनता के विकास में ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे भारत जो है अपनी जनता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। राज्य की प्रमुख भूमिकाएं, देखिए, आर्थिक विकास का इंजन है राज्य औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे यानी कि सड़क, बिजली, इनके निर्माण में नेतृत्व करता है, क्योंकि निजी पूंजी कमजोर होती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता, विभिन्न जातीय, धार्मिक और भाषाई समूहों को एक साथ लाने और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास देश ही कर सकता है। कल्याणकारी भूमिका, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी को हटाना या गरीबी को भगाना, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, देश यानी राज्य जो होता है। तो प्रश्न क्या था कि विकासशील विश्व यानी डेवलपिंग वर्ल्ड में राज्य की क्या भूमिका है। राज्य की बड़ी जबरदस्त भूमिका है, अपने देश में हर एक चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास, जनता को वेलफेयर यानी कल्याण करने का प्रयास हमेशा से इसका उद्देश्य रहा है। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भैया ब्रिटिश संविधान की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। ब्रिटिश संविधान की दो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, ब्रिटिश संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। ब्रिटिश संविधान आपको बता दूं एक अलिखित संविधान है, ये लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए इसकी पहली विशेषता है अलिखित संविधान यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक ही दस्तावेज में लिखा हुआ क्या है, यह एक ही दस्तावेज में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों और संसदीय कानूनों पर आधारित है। ठीक है, क्या है बेटा, यह एक ही दस्तावेज में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि परंपराओं, प्रथाओं, न्यायिक निर्णयों और संसदीय कानूनों पर क्या होता है, आधारित होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा संसद की सर्वोच्चता यानी कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ब्रिटेन में संसद, दूसरी विशेषता क्या है ब्रिटेन के संविधान की, यहां पर संसद जो है सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद कोई भी कानून बना सकती है, बदल सकती है और न्यायपालिका की भी संसदीय कानूनों को मतलब कि अमान्य यानी कि इनवैलिड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो संसदीय कानूनों को न्यायपालिका भी इसमें
बदल नहीं सकती या अमान्य नहीं करा कर सकती है। तो संसद जो है सर्वोच्च है ब्रिटेन की संविधान में। ब्रिटेन के संविधान की दो विशेषताएं क्या? संसद की सर्वोच्चता और आलेखित संविधान। ठीक है, यहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आ चुका 8वां नंबर। ब्रिटेन में कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के बीच संबंध कैसा है? कार्यपालिका मतलब होता है जो कार्य को करती है, कार्यपालिका जैसे मंत्री परिषद वगैरह कार्यपालिका में रहती है। विधायिका वाली जो संसद में रहते हैं, कानून को बनाने वाले। ठीक है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाता है उसको कार्यपालिका कहते हैं, और कानून से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करने को हम लोग न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली होने की वजह से कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कार्यपालिका का निर्माण देखिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट यानी कार्यपालिका, कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं सब कार्यपालिका के ही सदस्य होते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के जितने मंत्री, केवल रेल मंत्री है, कोई परिवहन मंत्री है, कोई खाद्य और कृषि मंत्री है, कोई कुछ मंत्री है, कोई विदेश वाला है। तो कार्यपालिका का निर्माण जो होता है प्रधानमंत्री से और उसके कैबिनेट के जितने भी होते हैं उनसे मिलकर के बनता है। विधायिका जो थी, संसद में जितने भी सांसद होते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उनके मिलने से और राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। तो विधायिका में संसद और राष्ट्रपति शामिल होता है। और ठीक है, खास करके आप देखते हैं निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स जो इंग्लैंड का है वो शामिल होता है। ठीक है, जबकि आप देखते हैं कार्यपालिका में क्या होता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट पूरा का पूरा मंत्री वाला मंडल, मंत्रिपरिषद सब शामिल होती है। जवाबदेही देखिए, कार्यपालिका यानी कैबिनेट विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, यानी मंत्रियों ने क्या काम किया उसके बारे में उसको संसद में आकर के चर्चा करनी होती, जवाब देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही है, यानी कि जवाब उत्तरदायी, मतलब उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका क्या है? उत्तरदायी है इसके प्रति, विधायिका के प्रति, यानी कानून, कोई भी कानून लागू हुआ, कोई भी क्षेत्र में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में जो कैबिनेट के लोग होते हैं, मंत्री परिषद के लोग होंगे, वो जाकर के संसद में बताएंगे कि हमने इस पद पर रहते हुए ये काम किया। जब तक कार्यपालिका को संसद में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता है तब तक वह सत्ता में रहती है। ठीक है, जब तक बहुमत रहेगा, प्राप्त होगा, तब तक सत्ता में रहेगी। बहुमत नहीं मिलेगा कार्यपालिका को, तो वो सत्ता, तब वो बहुमत भंग हो जाता है और कार्यपालिका भी भंग हो जाती है। यह संबंध शक्ति पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की अमेरिकी प्रणाली के विपरीत है। ठीक है, यानी सत्ता के शक्ति का पृथक्करण से ये विपरीत संबंध होता है। कहाँ का? इंग्लैंड का। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अमेरिकी संविधान की दो विशेषताएं बताइए। देखिए, अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान और संक्षिप्त संविधान है, सबसे छोटा संविधान और लिखित संविधान है। इसमें शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत शामिल है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से 3 अंगों में बांटी गई। पहला है कार्यपालिका, जिसको राष्ट्रपति के अंतर्गत आप कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका यानी कांग्रेस, और तीसरा है न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कार्यपालिका में यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही, तो वहां पर राष्ट्रपति और उनके जो मंत्री परिषद होती है, राष्ट्रपति का जो परिषद, राष्ट्रपति के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सब, तो वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो काम आज हमारे भारत में प्रधानमंत्री का है जो ओहदा, वही ओहदा अमेरिका में राष्ट्रपति का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री के ही हिसाब से प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, तो वो कार्यपालिका से ही संबंधित है। तो कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, विधायिका यानी कांग्रेस जो कानून को बनाती है, और न्यायपालिका जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जो कानून से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखिएगा, नियंत्रण और संतुलन यानी कि चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी तीनों अंग, खास करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे की शक्तियों को कंट्रोल करते हैं तीनों, ताकि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान में भी अमेरिकी जो है, भारत के जो राष्ट्रपति उनको हटाने का प्रावधान है। अगर भारत के राष्ट्रपति मनमानी करते हैं, कानून के खिलाफ काम करते हैं, तो ऐसे में उनको हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत से पास करवाना हो, या संसद में जो है बहुमत पारित करवाना होता है। और महाभियोग एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत राष्ट्रपति को उसको पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, बड़े बड़े पद जो होते हैं उन सभी को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। वैसे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानूनों की समीक्षा भी करनी की जाती है। ऐसे में जो विधायिका है वो बिना मतलब के या अपने मन से सारे कानून नहीं पास कर सकती, और ना ही जो है राष्ट्रपति अपने मनमानी ढंग से कुछ कर सकता है। इन पर भी एक प्रकार से कहीं न कहीं पे क्या है, दबाव होता है एक अंग दूसरे अंग पर, यानी कि जैसे न्यायपालिका जो है कार्यपालिका पर, कार्यपालिका विधायिका पर, विधायिका कार्यपालिका पर और न्यायपालिका पर, सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है? 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका में न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू शक्ति का क्या अर्थ है, बताएं। अमेरिका में न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा शक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, न्यायिक समीक्षा अमेरिका की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की वह शक्ति होती है जिसके तहत वह विधायिका यानी कि कांग्रेस, जो वहां की जो कानून बनाने वाली जो संस्था है वो कांग्रेस, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर संसद कहते हैं उसको, अमेरिका में उसी को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का संगठन, इसका अर्थ होता है कांग्रेस का। तो इसके द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं, जो विधायिका कानून बनाती है, कांग्रेस कानून बनाती है, उस कानूनों पर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के कार्यों की संवैधानिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून या कार्य को संविधान के विरुद्ध पाती है कि ये संविधान के जो है अंडर नहीं है, संविधान के अंतर्गत नहीं है, ये संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसे अमान्य यानी कि नल एंड वोइड घोषित कर सकती है, यानी कि उसको अमान्य करार कर सकती है कि भाई ये कानून संविधान के दायरे से बाहर है, अतः यह कानून जो है बेकार है। ठीक है, तो ऐसा कर सकती है न्यायपालिका, जो अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति मतलब अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मिला हुआ है। कि कोई कानून बनाती भी है संसद यानी कांग्रेस, तो उस पर भी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है अमेरिका के। यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाती है, ताकि संविधान के हिसाब से ही सारे काम हो, न्यायपालिका इसीलिए काम करती है। यह नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 11 नंबर, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की भूमिका क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, देखिए चीन में कम्युनिस्ट पार्टी देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है या पार्टी है। चीन में सीपीसी का एक दलीय शासन है, यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी नहीं है, केवल यही पार्टी सीपीसी नाम की एक पार्टी है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसके अलावा कोई, यानी चाइना में एक दलीय प्रणाली है, यहाँ पर और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सीपीसी ही देश के सभी नीतिगत निर्णय लेती है और सरकार के सभी अंग जैसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो वहां की पार्टी है, जैसे अपने यहाँ पर संसद है ऐसी वहां पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ये सब पार्टी के नेतृत्व में काम करते हैं। पार्टी का लक्ष्य चीन में समाजवादी व्यवस्था को बनाए रखना और मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों के आधार पर देश का विकास करना है। ठीक है, मार्क्स और लेनिनवाद की विचारधाराओं पर चलते हैं चीन के लोग, और ये सीपीसी जो पार्टी है वो उसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ती है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है एक देश दो प्रणाली, वन कंट्री टू सिस्टम, ये चाइना के संविधान की विशेषता है। यह किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? देखिए, एक देश दो प्रणाली का सिद्धांत चीन के द्वारा हांगकांग और मकाऊ के लिए गढ़ा गया था। किसके लिए? एक देश दो प्रणाली का सिद्धांत चीन के द्वारा हांगकांग और मकाऊ के लिए गढ़ा गया था। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि चीन में समाजवादी व्यवस्था रहेगी, लेकिन हांगकांग और मकाऊ जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों को उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कानूनी प्रणाली और उच्च स्तर की स्वायत्तता को एक निश्चित अवधि, खास करके हांगकांग के लिए 50 साल के लिए बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ आपका, यह सिद्धांत इन क्षेत्रों को चीन में शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी कि हांगकांग जो चीन के इलाके हैं, तो हांगकांग एक अलग देश है, लेकिन वो चाइना के अंतर्गत ही काम करता है, चाइना के अंतर्गत ही रहता है। ठीक है, तो वही एक देश दो प्रणाली, मतलब कि दो देश एक प्रणाली या एक शासन पद्धति जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हांगकांग के लिए एक देश दो प्रणाली का सिद्धांत है कि चीन के द्वारा हांगकांग और मकाऊ के लिए गढ़ा गया है। मकाऊ और हांगकांग अलग अलग देश है, लेकिन फिर भी वो चाइना के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चाइना का सिद्धांत कैसा है? समाजवाद पर है, लेकिन हांगकांग और मकाऊ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश हैं।
ऐसे में उनके लिए एक अलग से थोड़ा बहुत व्यवस्था की गई है ताकि वो ये अपने देश मतलब इसी के अंतर्गत ही रहे, उसको कब्जा करके रखा है। माओवाद, माओइज्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? देखिए, माओवाद चीन के क्रांतिकारी नेता माओ जेडोंग के विचार और सिद्धांत हैं, उसी को माओ कहते हैं। यह मार्क्सवाद लेनिनवाद का चीनी संस्करण होता है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद का एक चीनी संस्करण होता है माओवाद। माओवाद में मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचार मिले हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के विचारों को मिला करके माओ जेडोंग ने विचारधारा चलाई, उसी को माओवाद कहा गया। जिस पद चिन्हों पर उछले माओवाद, मतलब कि माओ से तुंग, वही माओवाद का मुख्य सिद्धांत यह है कि क्रांति का नेतृत्व शहरी श्रमिकों के बजाय किसानों को करना चाहिए, यानी किसान लोग जो हैं वो करेंगे जो है नेतृत्व किसका? क्रांति का। माओवाद ने ग्रामीण क्षेत्रों को क्रांति का आधार माना और लगातार क्रांति यानी कि कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सत्ता में आने के बाद भी पार्टी भ्रष्ट ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न, यूरोप के किस देश में संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम है और इसका स्वरूप कैसा है? देखिए, यूरोप के किस देश में? आपके पाठ्यक्रम में शामिल देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और में संघीय प्रणाली है। यानी कि संघीय प्रणाली कहां पर है? यूएसए में है, यानी कि अमेरिका के संविधान में। संघीय प्रणाली में शक्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाता है। अमेरिका में केंद्र यानी संघ और राज्य दोनों को संविधान से अपनी अपनी शक्तियां मिलती हैं। राज्य अपने मुद्दों पर काम करता है और देश अपने मुद्दों पर काम करता है। अमेरिका के संविधान की विशेषता क्या है कि दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में जैसे आप कैलिफोर्निया में पैदा हुए तो आप कैलिफोर्निया के भी सदस्य होंगे, तो कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं और आप अमेरिका के भी नागरिक हैं, यानी वहां पर दो नागरिकता को मिलेगी, दोहरी नागरिकता। क्योंकि भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है। यानी भारत में क्या है? अगर आप भारत में पैदा हुए, आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, तो आप भारत के ही नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं होंगे, आप मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं होंगे। यानी कि आप क्या हैं? आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, आप मध्य प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, बिहार के निवासी हो सकते हैं, लेकिन आप बिहार के नागरिक कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि अमेरिका में आप ऐसे हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड में भी संघीय प्रणाली है। आपके सिलेबस के नाम में भी मतलब कि ये शामिल है स्विट्जरलैंड। संघीय प्रणाली शक्ति पृथक्करण और स्थानीय स्वायत्तता को मजबूत करती है। स्विट्जरलैंड में आप देखते हैं बहुल कार्यपालिका और खास करके प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात जो है स्विट्जरलैंड के संविधान में करी जाती है। इन चीजों को समझने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। किस नंबर पर? इस नंबर पर 9161936062। इस नंबर पर जैसे ही आप एसएमएस करेंगे, क्या एसएमएस करना है आपको? आपको अपना नाम एसएमएस करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपना सेमेस्टर का नाम लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। हाँ, ध्यान रखेंगे जिनको जुड़ना है वही एसएमएस करेंगे, जिनको पीडीएफ प्राप्त करना है। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस लगेगी पीडीएफ के लिए। जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास वगैरह यूट्यूब पर आपकी देख ही पाएंगे, लेकिन अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। जैसे आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही फीस आप जमा करेंगे, मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। यानी कि 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या क्या व्यवस्था की जाएगी बेटा? 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था क्या क्या होगी? सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको जैसे लाइव क्लास तो आपको यूट्यूब पर ही दिख जाएगी, लेकिन आपको जो भी वीडियोस पहले की अवेलेबल है वो सब आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जैसे कल आपकी परीक्षा है, परसों आपकी परीक्षा, वैसे कल ही कई विश्वविद्यालय की परीक्षा है, उसके बाद में जो परीक्षाएं होंगी सभी के लिए पीडीएफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिलेंगे। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 2 सब्जेक्ट जो मेजर में है, 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर होंगे, यानी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर। तो इन चारों पेपर की तैयारी प्लस में एक को करिकुलर यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं गुरु जी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, कौन कौन से सेमेस्टर में? जैसे आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों में जुड़ना चाहते हैं तो 6th सेमेस्टर की क्लास भी आपकी चलेगी शुरुआत से, तो वो भी आपको मिलेगी। और 5th सेमेस्टर पूरा आपकी क्लास मतलब की जो तैयारी है वो सब आपकी हो जाएगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। तो मात्र आपको 200 रुपए नहीं देने हैं, केवल 150 रुपए देने हैं। ठीक है, अगर 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको 150 रुपए फीस लगनी है आपकी।
ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपके पास मतलब कि आप उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, ऐसे सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, और ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब आपके को पास क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वर्तमान स्थिति क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वर्तमान स्थिति ब्रिटेन की। देखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन है, यानी उच्च सदन है। यह अब मुख्य रूप से सलाहकार और विलंबकारी सदन के रूप में जाना जाता है। इसकी शक्ति की अगर बात किया है, यह हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन के द्वारा पारित किए गए धन विधेयकों को अस्वीकार नहीं कर सकता, और अन्य विधेयकों को भी केवल सीमित समय के लिए विलंबित या मतलब कि विलंबित कर सकता है। विलंबित माने निलंबन मतलब खत्म नहीं कर सकता, विलंब से उसको पास कर सकता है, थोड़ा सा कर सकता है। वर्तमान में इसमें मुख्य रूप से वंशानुगत सदस्यों की बजाय आजीवन पीर यानी जीवन भर के लिए मनोनीत होते हैं, यानी जीवन भर के लिए भी मनोनीत इसमें चीजें होने लगी हैं आजकल, ठीक है। तो आजीवन भी इसमें आप देखते हैं चीजें होने लगी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न भैया, अमेरिकी राष्ट्रपति के वीटो पावर यानी वीटो पावर का क्या महत्व बताया? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार है, जिसका उपयोग वह कांग्रेस माने वहां की जो संसद है उसके यानी विधायिका के द्वारा पारित किए गए कानूनों को अस्वीकार करने के लिए करता है, ठीक है। इसका महत्व यह है कि यह राष्ट्रपति या मतलब यह शक्ति राष्ट्रपति को कांग्रेस की मनमानी से बचाती है, यानी कि जो संसद है वो मनमानी नहीं कर सकती। अगर मनमानी करती भी है तो कोई भी कानून जाएगा तो राष्ट्रपति का बिना सिग्नेचर किए वो कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति का अगर मन करता है उस पर साइन करने का तो कर देता है, और राष्ट्रपति को लगता है कि कानून के विरुद्ध में है, फिर भी इन लोगों ने बना दिया है, तो कानून वो साइन नहीं करेगा, उठा करके अपने जेब में रख लेगा। इसीलिए यही वीटो है उसकी कि वो कानून को पारित ही नहीं होने देगा। यह शक्ति नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का एक प्रमुख उपकरण है, जिसके माध्यम से विधायिकाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। कांग्रेस राष्ट्रपति के वीटो को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पलट सकती है, ये बात आप ध्यान रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न, चीन की राष्ट्रीय जन पार्टी नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी की भूमिका क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जन कांग्रेस चीन की सबसे बड़ी विधायी संस्था है। यह सिद्धांत देश की सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन वास्तव में यह कम्युनिस्ट पार्टी के फैसलों पर मुहर लगाती है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सीपीसी पार्टी है, अगर उसने कुछ कह दिया, उसी पार्टी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ती है, उसी पार्टी के अंतर्गत ही काम करती है, उसी के फैसलों पर मुहर लगाती है, उसी के फैसलों को मानना पड़ता है। इसकी भूमिकाओं में संविधान में संशोधन, कानूनों को पारित करना, और राज्य के प्रमुख अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कराना, ये सब शामिल होता है। इसीलिए जो है इस पार्टी का गठन किया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी विधायी संस्था है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली संसदीय लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है। 18 नंबर प्रश्न, तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र यानी स्कोप के 2 प्रमुख बिंदु क्या है, बताइए। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन का क्षेत्र अब केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहा है। तुलनात्मक अध्ययन में आप देखते हैं राजनीतिक व्यवहार भी शामिल है, राजनीतिक प्रक्रियाएं भी शामिल है, सब कुछ शामिल होगा। राजनीतिक व्यवहार, यह विभिन्न समाजों में नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार, जैसे कि मतदान का तरीका कैसे होता है, अलग अलग देशों का, अलग अलग देशों में विरोध का प्रदर्शन कैसे करते हैं लोग, विरोध कैसे करते हैं किसी भी चीजों का, इन सभी की तुलना करी जाती है तुलनात्मक व्यवहारों में या राजनीतिक व्यवहार में। राजनीतिक प्रक्रियाएं, यह केवल औपचारिक संस्थाओं, खास करके संसद की ही नहीं, बल्कि अनौपचारिक प्रक्रियाओं जैसे दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप किसी देश के कैसे हैं, राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर कैसा किस देश का काम कर रहा है, उन सभी की तुलना करता है, तो इसी को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तुलनात्मक सरकार में तो बस केवल संविधान वगैरह का अध्ययन होता था, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में दबाव समूह, पॉलिटिकल पार्टी, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से किस देश की है। यह सरकार के कार्यों और परिणामों को की भी तुलना करता है। कौन? जो यह होता है आपका तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में प्रमुख बिंदु यही सब हैं, आप लिख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली, देखिए स्विट्जरलैंड की प्रणाली दुनिया की सबसे अनूठी प्रणाली मानी जाती है। हालांकि यह सीधे तौर पर सूचीबद्ध नहीं है, यह शीर्षक में है, ये बात आप ध्यान रखिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण, सबसे पहली बात है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जनता डायरेक्ट जो है जो कानून बदलना चाहती है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके बदल सकती है। जिस कानून का समर्थन करना हुआ जनता ने समर्थन कर दिया। जनता को कानून बनाने के लिए जनता ही इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, यानी जनता जो है 2/3 बहुमत से ही पारित कर देती है किसी भी कानून को। जनता जो है इसमें सर्वोपरि होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। ऐसे में आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी अगर देश में है तो छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, वहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण, यहाँ आरंभक और लोक निर्णय जैसे उपकरण हैं जिससे नागरिक सीधे कानूनों को प्रस्तावित या अस्वीकार कर सकते हैं। बहुल कार्यपालिका, दूसरी विशेषता इसकी क्या है, बहुल कार्यपालिका या बहु कार्यपालिका, यानी कि प्लूरल एग्जीक्यूटिव। यहाँ 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होती है जो सामूहिक रूप से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है, ना कि एक ही राष्ट्रपति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, ब्रिटेन और अमेरिका के संविधानों में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में क्या अंतर है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान में क्या डिफरेंस है, इसको बताएं। देखिए, नियंत्रण और संतुलन वह तंत्र है जो सरकारी अंगों को एक दूसरे पर नजर रखने की अनुमति देता है। इसके साथ ही साथ में अमेरिका में क्या है, यहाँ यह सिद्धांत बहुत मजबूत है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर अमेरिका में एकदम से बड़ा जबरदस्त है। ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन यानी यहाँ यह सिद्धांत कमजोर है क्योंकि कार्यपालिका यानी कैबिनेट, विधायिका यानी संसद का ही एक हिस्सा होता है ब्रिटेन में, और संसद सर्वोच्च होता है। ऐसे में यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत ब्रिटेन में उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। ब्रिटेन में जवाबदेही मुख्य है जबकि अमेरिका में शक्तियों का बंटवारा मुख्य है, ठीक है। ये तुलना करके हमने समझ लिया कि अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान में क्या क्या चीजें समान है और क्या क्या चीजें नहीं समान। अब अगला आपका जो प्रश्न आएगा वो आएगा दीर्घ उत्तर टाइप के क्वेश्चन। इनके प्रश्न उत्तर आपको लिखने होंगे, 5 शब्द में उत्तर को लिखना होगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएं। हेडिंग डालिएगा बेटा, हेडिंग क्या पड़ेगी, हेडिंग डालेंगे तुलनात्मक राजनीति व्यवस्थाओं को समझने का विज्ञान। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम, संस्थान तमाम सारे उनके बारे में प्रक्रियाएं और व्यवहारों का व्यवस्थित अध्ययन और तुलना करती है। कौन, यही तुलनात्मक राजनीति यही करती है, बात आप ध्यान रखिए। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है इसको समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति की क्या जो है नेचर है, क्या प्रकृति है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ये बात आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, देखिए वैज्ञानिक अध्ययन, इसकी प्रकृति आधुनिक है जो केवल सरकारों का वर्णन करने के बजाय क्यों और कैसे यानी हाउ का उत्तर देती है। यानी कि कोई भी सरकार का अध्ययन तो हमने कर लिया, वर्णन कर लिया, लेकिन ये क्या करती है तुलनात्मक राजनीति में की जो प्रकृति है ये बताती है कि जो है कोई भी चीज यहाँ पर क्यों है और कैसे है। यानी सरकारों का वर्णन तो कर दिया कि भाई सरकार ऐसी है और ऐसा है, तो आखिरकार ऐसी ही क्यों है और ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। क्यों है और हाउ यानी कैसे, इसका उत्तर देती है कौन, जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा डाटा का इकट्ठा किया जाता है, डाटा संग्रह किया जाता है, परिकल्पना करी जाती है, परीक्षण किया जाता है और उसके बाद में उपयोग किया जाता है इन चीजों का, इन पद्धति का। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके तुलनात्मक राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। यानी कि पॉलिटिकल जो आपका जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसकी प्रकृति एक मतलब कि एक वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, जो कि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके अध्ययन, खास करके डेटा संग्रह प्रणाली, परिकल्पना और परीक्षण का उपयोग वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ही
किया जाता है, साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरी बात क्यों और कैसे का उत्तर भी देती है। विश्लेषणात्मक यानी यह राजनीतिक घटनाओं के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करती है, ना कि केवल सतही विवरण देती है, यानी केवल शुरुआती या बेसिक जानकारी नहीं देती है तुलनात्मक राजनीति। जबकि तुलनात्मक राजनीति जो होती है वो विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है किसी भी मुद्दे का। जो पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का क्या कारण रहा है और घटनाओं का क्या परिणाम निकला है, उसका एनालिसिस बहुत ही बारीकी के साथ वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके करती है। ऐसे में तुलनात्मक राजनीति जो है एक वैज्ञानिक पद्धति को या वैज्ञानिक प्रकृति की है। समग्रतावादी यानी यह केवल औपचारिक संस्थानों जैसे संसद का ही नहीं बल्कि अनौपचारिक यानी कि प्रक्रियाएं जैसे कि संस्कृति, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि राजनीति में भाग नहीं लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं, प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जैसे कि आरएसएस, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय किसान यूनियन, ये सारे ऐसे संगठन है जो कि राजनीति में तो भाग नहीं लेते लेकिन राजनीति को प्रभावित बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, अगला तो इसका हो गया आपका प्रकृति को आपने समझ लिया। अब इसके नेचर को समझते हैं। क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल मतलब कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है, पहले इतना बड़ा नहीं था लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल कर लिया गया। राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्या करता है? राजनीतिक व्यवहारों का मतलब कि पॉलिटिकल बिहेवियर का कंपैरेटिव स्टडी करता है। ये एक विभिन्न देशों के नागरिकों के बारे में अध्ययन करना हो, उनका मतदान कैसे होता है, मतदान का पैटर्न अलग अलग देशों का कैसा है, राजनीतिक सहभागिता कैसी होती है एक दूसरे के प्रति, और विरोध के तरीके कैसे होते हैं अलग अलग देशों में। उन सभी देशों की तुलना की जाती है और तुलना के द्वारा एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस देश में कैसी होती तो वो क्यों होती उस देश में ही, ठीक है, दूसरे देश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी या क्यों नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या होता है तुलनात्मक राजनीति में? तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण होता है। यानी यह अध्ययन करना कि विकासशील देश आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे कि लोकतंत्र को कैसे अपनाते हैं। जितने भी आधुनिक देश हैं, विकासशील देश हैं, वो किस तरीके से लोकतंत्र को अपनाते हैं, इसके अध्ययन में भी कहीं ना कहीं पे पॉलिटिक्स यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा संरचनाओं और कार्यप्रणाली की तुलना, देखिए विभिन्न देशों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की तुलना करना और वे अपने कार्यों को कैसे निष्पादित करती हैं, अलग अलग देश की कार्यपालिका कैसी है और उसकी विशेषता क्या है, अपने देश की विशेषता कार्यपालिका की क्या है, न्यायपालिका कैसे काम करती है वहां पर, अपने यहाँ पर कैसे करती है, दूसरे देश में, दो देशों के बीच में तुलना करनी हो तो ऐसे में हम कार्यपालिका, विधायिका और नगर पालिका सॉरी न्यायपालिका की तुलना करते हैं और अपने कार्यों को हम निष्पादित करते हैं। ये सब इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। किसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत? कंपैरेटिव गवर्नमेंट की, सॉरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट तो एक छोटा सा भाग होता है, जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक भाग होता है, जो है कंपैरेटिव सरकार। अगला प्रश्न, उपयोगिता और महत्व, यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस। देखिए सिद्धांत निर्माण, सबसे पहली बात इसमें क्या होता है? सिद्धांत निर्माण भी होता है। तुलनात्मक अध्ययन से हम सामान्य राजनीतिक सिद्धांत यानी जर्नल पॉलिटिकल थियरीज बना सकते हैं जो सभी देशों पर लागू हो सकती है, क्योंकि सभी देशों के संविधान को, सभी देशों की व्यवस्था को, सभी देशों के दबाव समूह को, प्रेशर ग्रुप्स को हमने पढ़ा। अब ऐसे आधार पर हम एक नए देश के बारे में बता सकते हैं, जो कमियां उनको हटा सकते हैं, अच्छाइयों को ला सकते हैं। नीति निर्माण में सहायक है। देखिए यह समझने में मदद करता है हमारा कि कौन सी नीतियां जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा किस राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में सफल हैं या विफल हुई हैं, जिससे हमारे देश में बेहतर नीतियां बनाई जा सके। इसलिए नीति निर्माण में भी सहायता करता है, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग देशों की चीजों को समझ लेते हैं। अगर हम पॉलिटिकल कंपैरेटिव राजनीति यानी कि जो है राजनीतिक क्या बोल सकते हैं यार, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम जब इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो एक हम नए देश की निर्माण कर सकते हैं, नए तरीके से अपने देश का संविधान लागू कर सकते हैं। आलोचनात्मक समझ, यह हमें अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को की कमियों और खूबियों को निष्पक्षता के साथ समझने में मदद करता है कि हमारे देश के संविधान में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। इनको हम तभी समझ पाते हैं जब हम दूसरे देशों के संविधान के
बारे में, दूसरे देशों के देश के बारे में जानते हैं, वहाँ की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रांतीय पूर्वाग्रहों को तोड़ना, क्योंकि कहीं कहीं पर क्षेत्र में तमाम प्रकार की किंवदंतियां, तमाम प्रकार की प्रथाएं चलती रहती हैं। यह हमें सिखाता है कि कोई भी राजनीतिक प्रणाली पूर्ण नहीं होती है और दुनिया के अन्य हिस्सों से भी सीखा जा सकता है। आप देखते हैं कि ब्रिटेन का संविधान जो होता है आज भी पुराने नियमों के आधार पर चलता रहता है। वो एक अलिखित संविधान है, कोई लिखी पढ़ी किताब नहीं इंग्लैंड में। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान के लिए एक अनिवार्य विषय है, क्योंकि यह राजनीतिक ज्ञान को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और उपयोगी बनाता है। यह हमें एक ही व्यवस्था में ना फंसा करके वैश्विक स्तर और राजनीतिक समस्याओं के समक्ष समाधान खोजने की क्षमता भी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ब्रिटेन में कार्यपालिका ने एग्जीक्यूटिव और विधायिका ने लेजिस्लेचर के बीच क्या संबंध है, उसकी विवेचना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ब्रिटिश संविधान की क्या क्या विशेषता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश संविधान परंपरा और निरंतरता का संगम है। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं और जो वर्तमान में चल रही चीजें होती हैं उनको मिला करके कानून बनाया जाता रहता है। समय समय पर इसमें कानून बनते रहते हैं। ठीक है, इसमें कानून जो होते हैं वो हमेशा बनते रहते हैं। ब्रिटिश संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, जो सदियों की परंपराओं और विकास का परिणाम होता है। लगातार विकास के द्वारा और सदियों की परंपराओं को, जो पुरानी परंपरा उसको भी ध्यान में रखा जाता है। पहली विशेषता, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि पहली विशेषता यह है कि आलिखित संविधान है। यह किसी एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया एक ही दस्तावेज नहीं है, बल्कि कन्वेंशनों, कानूनों और न्यायिक निर्णयों का क्या है, एक मिश्रण होता है। अगली विशेषता, संसद की सर्वोच्चता यानी कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ब्रिटेन की संसद सबसे शक्तिशाली संस्था है। वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और न्यायपालिका को इसे अवैध घोषित करने का अधिकार तक भी नहीं दिया गया है। यानी कि जो ब्रिटेन की न्यायपालिका है वो किसी भी कानून को कहीं ना कहीं न्यायिक पुनर्वीक्षा या जो न्यायिक पुनराविलोकन होता है उसके पास नहीं है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, किसी भी कानून पर रोक टोक नहीं लगा सकती है। ठीक है, कौन अवैध नहीं घोषित कर पाएगी न्यायपालिका, कहाँ की, ब्रिटेन की। संसद ने जो बना दिया वही सर्वोच्च है। तीसरी विशेषता यह है कि एकात्मक शासन है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषता क्या है, एकात्मक शासन। देखिए, सभी राजनीतिक शक्ति केंद्रीय सरकार यानी लंदन के पास केंद्रित है। क्षेत्रीय सरकारों को शक्ति केंद्र से ही मिलती रहती है। अगला, संवैधानिक राजतंत्र। राजा रानी देश के नाम मात्र के मुखिया होते हैं, कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान माने जाते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर राष्ट्रपति की जो भूमिका है वही भूमिका वहां के राजा रानी की, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के हाथों में नहीं होती, कैबिनेट के पास होती है। कैबिनेट में जिसमें तमाम प्रकार के मंत्री लोग शामिल होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। तो इस तरीके, जैसे अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथों में सब कुछ है, ऐसे ही ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री ही सब कुछ करता है। और जो अपने यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका है वही ब्रिटेन में रानी और राजा की भूमिका है। क्लियर। लेकिन रानी और राजा वहां के क्या है, उनका पुत्र ही लड़का बनता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद उनसे थोड़ा सा हाई है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव के बाद में राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है बाकायदा से, एकल सरकमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और उसके बाद तब वो बनते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। देखिए, सिद्धांत में राजा रानी के पास बहुत शक्ति है, लेकिन व्यवहार में वे केवल सलाह पर काम करते हैं। वैसे कहने को राजा रानी का ही देश है इंग्लैंड, लेकिन वहां पर राजा रानी की चलती एक भी नहीं है। संसद जो कानून बनाएगी उसी को राजा को पास करना होगा। ठीक है, तो सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ पर अंतर दिखाई पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन यही पर इसी पूछा गया था कि कार्यपालिका और विधायिका का संबंध, संसदीय प्रणाली। कार्यपालिका और विधायिका का क्या संबंध है इंग्लैंड की। देखिए, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कार्यपालिका और विधायिका के घनिष्ठ परस्पर निर्भर
संबंध को दिखाता है, दर्शाता है। कार्यपालिका का विधायिका से निर्माण होता है। देखिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट यानी कि कार्यपालिका संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होते हैं। कैबिनेट का गठन और उसी पार्टी से होता है कैबिनेट का गठन जिसका हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होता है। यानी कि जैसे मोदी जी है, जैसे लोकसभा में जिसका बहुमत है, उसी बहुमत वाली पार्टी से मंत्रिपरिषद में लोग जाएंगे, यानी कि कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे, कैबिनेट के सदस्य बनेंगे। यानी जीते हुए पार्टियों के हिसाब से ही मंत्रियों का गठन होता है कि कौन सा मंत्री किसको मिलना है। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। देखिए, कैबिनेट अपने सभी कार्यों के लिए संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि कैबिनेट जो होता है, यानी कि जो मंत्री लोग हैं, अगर वो कोई काम धंधा करते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, किस क्षेत्र में अपने काम करते हैं, तो उससे संसद जो होगी, हाउस ऑफ कॉमन्स जो होगी संयुक्त रूप से, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों शामिल है, वो पूछ सकती है कि आपने क्या क्या काम किया। ठीक है। अगला, यदि हाउस ऑफ कॉमन्स कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देता है तो कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर क्या होता है कि कार्यपालिका में हाउस ऑफ कॉमन्स कार्यपालिका के खिलाफ यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लेता है हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ऐसे में क्या होगा, जो इनका पद होता है वो खत्म हो जाता है और कहीं न कहीं पे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा, सभी मंत्रिमंडल एकदम से बर्खास्त हो जाएगा। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है सदन का नेता होता है और उसके पास संसद को भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति भी होती है कि संसद का सत्र जो है भंग किया जा सके या नहीं किया जा सके। क्योंकि कार्यपालिका के पास बहुमत होता है, इसलिए वह आसानी से अपनी नीतियों को कानून में बदल सकती है, लेकिन अगर बहुमत नहीं होता तो यही चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह परिवर्तन और स्थिरता का संतुलन बनाए रखता है। कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ मिलन ही इस प्रणाली की विशेषता है, जो तेजी से निर्णय लेने और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इस तरीके से हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को और उसके बीच में जो संबंध है कार्यपालिका और बेसिकली विधायिका के बीच में, उसके बारे में मैंने आपको कहा सुनाया। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं पर का वर्णन कीजिए। वहां नियंत्रण और संतुलन यानी कि चेक्स एंड बैलेंस का क्या सिद्धांत है, किस प्रकार काम करता है, ठीक है, इसके बारे में बताएं। देखिए, अमेरिकी संविधान शक्ति का पृथक्करण का आदर्श। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान की ही विशेषता है। अमेरिकी संविधान 1987 दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है, जो शक्ति पृथक्करण और सीमित सरकार के लिए के सिद्धांत पर आधारित है। पहली विशेषता, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं मुख्य लिखिएगा। पहली विशेषता, लिखित और कठोर संविधान है। ये लचीला कम है, इसमें संविधान में संशोधन जो होता है बड़ी मशक्कत के बाद करना पड़ता है। यह एक छोटा और लिखित दस्तावेज है, सबसे छोटा संविधान। संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन है अमेरिका में, जिससे यह कठोर संविधान कहलाता है। इसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कठोर भी और लचीला भी है। जैसे जीएसटी वाले मुद्दे पर कठोर हो जाता है, ठीक है, या किसी और मुद्दे पर कठोर हो जाता है, वहां पर बदलाव जल्दी नहीं होता। लेकिन जैसे नॉर्मल जो बदलाव करना हुआ संविधान में तो बदला जा सकता है, कानून बन सकता है। अमेरिकी संविधान की विशेषता क्या है कि जो संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी विशेषता अमेरिका के संविधान की, संघीय प्रणाली, फेडरलिज्म। शक्ति को केंद्र सरकार और 50 राज्य सरकारों के बीच में स्पष्ट रूप से बांटा गया है और दोनों को अपनी शक्ति संविधान से मिलती है। ये बात चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों सरकार के ही जो है क्या नाम है संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। गणतंत्रता भी, यानी कि एक गणतंत्र भी है देश। कौन सा देश? अमेरिका। देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति जो है यहाँ का जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत भी एक गणतंत्र है। गणतंत्र कैसे? रिपब्लिक स्टेट कब बना भारत? 1950 में। तो भारत एक गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसलिए चूंकि ये गणतंत्र है, यानी कि यहाँ का जो मुखिया होगा, देश का मुखिया और सरकार का मुखिया, दोनों मुखिया का चुनाव होगा और जनता उनको चुनेगी, तभी जाकर के वो गद्दी पर बैठेंगे। राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा, वही होता है आपका जो है गणतंत्र। राष्ट्रपति प्रणाली, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है। नियंत्रक और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत जो है अमेरिका का, वो क्या है?
देखिए, अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या एक आवश्यक पूरक माना जाता है इस सिद्धांत का। इसका उद्देश्य किसी भी एक अंग को अत्यधिक शक्तिशाली होने से रोकना होता है। सरकारी अंग और अन्य अंगों पर इसका नियंत्रण कैसे होता है? जैसे विधायिका, विधायिका की अगर बात करें तो विधायिका यानी कांग्रेस राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका पर महाभियोग चला सकती है। यानी कि विधायिका यानी कानून, जो संसद है वहां की, वो क्या कर सकती है अमेरिका की, वो राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका पर मुकदमा चला सकती है, महाभियोग करके उसको हटा सकती है। संधियों को अनुमोदित करती है, बजट पारित करती है, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका पर जजों की संख्या निर्धारित करती है, और जजों पर महाभियोग भी चला सकती है। कौन? विधायिका जो होती है, विधायिका के पास ये पावर होता है। दूसरा, कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति कांग्रेस यानी विधायिका पर कैसे नियंत्रण रखता है? देखिए, कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करता है? कानून पर वीटो कर सकता है, विशेष सत्र बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका पर जजों की नियुक्ति कर सकता है। कौन? कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति जो होता है, ये न्यायपालिका की राष्ट्रपति की जजों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा तमाम विशेष सत्र बुला सकता है, वीटो पावर का अपने प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये सब कर सकता है। आगे, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है, कांग्रेस और राष्ट्रपति पर न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उनके कानूनों आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। जबकि कार्यप्रणाली मतलब की बात की जाए, ये होता है कार्यप्रणाली। यह प्रणाली सरकार के तीनों अंगों के स्वतंत्रता देती है, लेकिन साथ ही साथ में उन्हें आपस में सहयोग रहने के लिए, करने के लिए भी मजबूर करती, ताकि वो आपस में जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सब आपस में मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे पर कंट्रोल करके काम ना करें, बल्कि स्वतंत्र होकर के एक दूसरे से कम्युनिकेट करके काम करें। लेकिन साथ ही साथ में उन्हें उनमें सहयोग करने के लिए भी मजबूर करती है, क्योंकि एक अंग दूसरे के बिना पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति कानून बनाता है, लेकिन उसे कांग्रेस से धन और अनुमोदन चाहिए, इसलिए जरूरी होता है सभी जो है चीजों का आपस में मिल करके काम करना। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अमेरिकी संविधान की सफलता का रहस्य उसके नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में निहित है, जो देश में सीमित और जवाबदेह सरकार सुनिश्चित करता है। यह सिद्धांत तानाशाही की संभावना को कम करता है, ये बात भी ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और समाजवाद यानी सोशलिज्म की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। एक उदार लोकतंत्र के लिए पूंजीवाद की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, पूंजीवाद समझे। देखिए, पूंजीवाद बनाम समाजवाद दो आर्थिक विचारधाराएं। पूंजीवाद और समाजवाद दो मुख्य आर्थिक विचारधाराएं हैं, जो सरकार और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को अलग अलग तरह से परिभाषित करती है। सबसे पहले समझते हैं पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद की अवधारणा कैपिटलिज्म की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। परिभाषा लिखेंगे। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधन जैसे भूमि, कारखाने, मशीनें, पूंजी मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। इस पर प्राइवेट व्यक्ति का हाथ होता है, कोई सेक्टर, कोई पर्सनल व्यक्ति या कोई निजी व्यक्ति के हाथ में सब कुछ होता है पूंजीपति में। इसका संचालन लाभ कमाने और जो है मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, पूंजीपति जो जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा करके अपना फैक्ट्री खोलता है, जिस पर उसका खुद का मालिकाना हक होता है, और वही सब कुछ करता है। तो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व हो जाता है पूंजी का, और इस तरीके से चीजें होती है। पूंजीपति व्यवस्था यही होती है। पूंजीवाद आधारभूत सिद्धांत। देखिए, निजी स्वामित्व होता है यहाँ का। अधिकांश संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों या निगमों का स्वामित्व होता है। निगम माने क्या होता है कि फैक्ट्रियों का या उद्योगों का, उद्योग मालिकाओं का। बाजार अर्थव्यवस्था। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें और उत्पादन का निर्धारण मुख्य रूप से आपूर्ति और मांग यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा होता है, न कि सरकार के द्वारा। सरकार जितना चाहे उतना नहीं बना सकती कोई चीज। पूंजीपति अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीपतियों को कितना लगता है, कितना डिमांड है, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो सप्लाई करती है। तो इस तरीके से चीजें होती है। लाभ का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ यानी कि प्रॉफिट का जो है कमाना आर्थिक गतिविधि की मुख्य प्रेरक शक्ति। यानी कि जो फैक्ट्रियां खुलती हैं प्राइवेट वगैरह, जो भी प्राइवेट चीज चलती हैं, वो व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए करते हैं लोग। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। सरकार की भूमिका केवल नियमों को लागू करने और बाजार की विफलता को रोकने तक ही सीमित होती है।
जिसे अक्सर हस्तक्षेप मुक्त नीति भी कहा जाता है पूंजीवाद को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके से है। जबकि हम दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवाद। समाजवाद क्या है? सोशलिज्म। ठीक इसकी विपरीत होती है। जैसे समाजवाद में क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर निजी अधिकार नहीं होता है। जबकि पूंजीवाद में क्या था? निजी अधिकार था, प्राइवेट चीजें सब कुछ थी। यहाँ पर सारी चीजें सरकारी होंगी। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जहां उत्पादन के साधन मुख्य रूप से राज्य यानी कि सरकार या समुदाय के सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक समानता और सामूहिक कल्याण यानी कि आर्थिक दृष्टि से सभी लोग समाज में समान रहें और सभी का कल्याण हो सके, इसको बढ़ावा देने के लिए सभी को समानता और सामूहिक कल्याण के दृष्टिकोण से समाजवाद विचारधारा आगे बढ़ती है। इसके आधारभूत सिद्धांतों की बात की तो पहला सिद्धांत ये है कि सामूहिक या सरकारी स्वामित्व, प्रमुख उद्योगों और सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण होता है। साथ ही साथ में समानता और न्याय, इसका मुख्य उद्देश्य धन और संसाधनों के वितरण में समानता लाना और सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करना होता है। इसके अलावा अगर अगला समझें आप तो केंद्रीय नियोजन, अर्थव्यवस्थाओं का नियंत्रण राज्य के द्वारा पूर्व नियोजित यानी कि सेंट्रली प्लान होता है ताकि समाज की सामूहिक जरूरतों को पूरा किया जा सके, ना कि केवल व्यक्तिगत लाभ को पूरा किया जा सके। यानी समाज के हित को, समाज की जरूरतों को समाजवादी विचारधारा जो है लागू करती है ताकि समाज का हित हो, सभी जनता बराबर का हकदार हो हर चीजों पर। ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज में क्या होता है? सारे काम सरकार करती है और पूंजीवाद में क्या होता है? सारे काम पूंजीपति करते हैं। सामूहिक कल्याण, व्यक्तिगत लाभ की बजाय पूरे समाज के कल्याण और भलाई को प्राथमिकता दी जाती है समाजवाद में, यह बात ध्यान रखिए। अब उदारवाद, उदार लोकतंत्र के लिए पूंजीवाद की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे अलग तरीके से। देखिए उदारवादी लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी, वह राजनीतिक प्रणाली है जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है, जहां प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। पूंजीपति इस राजनीतिक ढांचे से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। सकारात्मक भूमिका इसकी क्या है? लोकतंत्र का समर्थन। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पूंजीवाद आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिसे अक्सर राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव माना जाता है। संपत्ति का अधिकार राजनीति विरोध के लिए एक आधार प्रदान करता है। तो कहीं ना राजनीतिक विरोध के लिए एक आधार प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। आर्थिक विकास और समृद्धि, प्रतिस्पर्धा और लाभ के उद्देश्य से पूंजीवाद इनोवेशन यानी नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। पूंजीवादी जो देश होते हैं वो काफी आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ तबका उनका बहुत गरीब रह जाता है, लेकिन हाँ जिनके जो पैसा खर्च करते हैं, जिनके पास पूंजी, बहुत अमीर हो जाते हैं। यह समृद्धि सरकार पर लोगों की निर्भरता को कम करती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी कि सारी चीजें सरकार अगर करेंगी तो टेंशन में हो जाएगी, सरकार को भी दिक्कत होगी। इसीलिए सबसे जबरदस्त व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं हो और समाजवाद की भी विशेषताएं हो। अकेले समाजवादी देश भी अच्छा नहीं माना जाता, ना ही अकेले पूंजीवादी। शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। निजी स्वामित्व आर्थिक शक्ति को राज्य के हाथों में केंद्रित होने से रोकता है। सारी शक्तियां अगर सरकार के हाथों में नहीं होंगी तो मान लेते भ्रष्टाचारी सरकार है, सब नष्ट कर देगी। ऐसे में राज्य के हाथों में केंद्रित शक्तियां जो होती हैं वो नहीं होती हैं पूंजीवाद में, जबकि समाजवाद में होती हैं। जिससे तानाशाही की संभावना कम होती है। पूंजीवाद में ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं कि सभी राजा की सब सरकार के हाथों में हो, सभी जनता के हाथ में होती है और जनता में जो जिनके पास पैसा ज्यादा है। नकारात्मक भूमिका, लोकतंत्र के लिए आलोचना। देखिए आय और संपत्ति की असमानता फैल जाती है पूंजीवाद से। पूंजीवाद आय और संपत्ति की भारी असमानता पैदा करता है, जिससे समाज में गहरी दरारें आती हैं। ये असमानता राजनीतिक प्रक्रिया में भी परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए धनवान लोगों का चुनावों और नीतियों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अस्थिरता और संकट, देखिए मुक्त बाजार पूंजीवादी व्यवस्थाएं आर्थिक उतार चढ़ाव, मंदी और संकटों के प्रति संवेदनशील होती है, जो सामाजिक अशांति पैदा कर सकती है और लोकतांत्रिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। ऐसे में पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है उदार लोकतंत्र के लिए उतना ज्यादा सही भी नहीं है। लाभ का लोकतंत्रीकरण, देखिए पूंजीवादी हितों का प्रभुत्व सार्वजनिक नीति को सामाजिक कल्याण की बजाय निजी लाभ के लिए, कि जो भी पूंजीपति होगा, जो कोई भी फैक्ट्री स्थापित करेगा, कुछ भी करेगा तो अपने लाभ के लिए, अपने पेट भरने के लिए करेगा। जनता का वो लाभ नहीं देखेगा। जनता को जरूर सेवाएं प्रदान करेगा, लेकिन जनता से वो पैसा कमाना चाहेगा, कोई भी पूंजीपति होगा तो निजी लाभ की ओर मोड़ देता है। व्यक्तिगत कल्याण मतलब व्यक्तिगत कल्याण की तरफ देखता है, जबकि सामूहिक हित को नहीं साधता। इससे राजनीतिक प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण हो जाता है
और इस तरीके से ये एक इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। सामाजिक खर्चों की उपेक्षा, पूंजीवाद बाजार से बाहर की चीजों जैसे कि पर्यावरण संरक्षण या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपर्याप्त यानी कि पर्याप्त तरीके से ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको उसका काम होता है केवल पैसा कमाना, तो केवल पैसा कमाने के लिए काम करती है, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, क्योंकि इनसे सीधा लाभ नहीं होता है। ठीक है, पर्यावरण पर ध्यान देने से। पूंजीवाद आर्थिक स्वतंत्रता और विकास के माध्यम से उदार लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करता है, लेकिन इसे आय की असमानता, इससे क्या बढ़ती है, आय की असमानता, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा भी माना जाता है। इसको उदार लोकतंत्र के लिए खतरा भी माना जा सकता है, किसको, पूंजीवाद। एक सफल उदार लोकतंत्र वह है जो पूंजीवाद के लाभों को अधिकतम करने और उसकी कमियों को दूर करने के लिए कल्याणकारी नीतियां और सरकारी विनियमन रेगुलेशन लागू करता है। ऐसे में उदार लोकतंत्र आगे बढ़ता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, जिसे अक्सर मिश्रित अर्थव्यवस्था या कल्याणकारी पूंजीवादी देश कह सकते हैं। जैसे भारत अपना देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसको कल्याणकारी पूंजीवादी देश कह सकते हैं, जो कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को फॉलो करता है। इस तरीके से आपने तमाम सारी चीजों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। बहुत बहुत धन्यवाद।